अभी तक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के पोर्टफोलियो में आपको क्या दिखता है? इक्विटी होगा, डेट होगा, कमोडिटी के नाम पर गोल्ड सिल्वर होगा, रिट्स इनविट्स ये सब मिलते हैं। कैपिटल माइंड म्यूचुअल फंड अपने नए एकदम नया लॉन्च किया है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। यहाँ पर वो कमोडिटी में गोल्ड और सिल्वर से कहीं ज़्यादा ऑफ़र कर रहे हैं। क्या ऑफ़र कर रहे हैं? यहाँ पर आपको एल्युमिनियम भी दिख जाएगा, जिंक भी, कॉपर भी, नेचुरल गैस भी, क्रूड ऑयल भी। सवाल अब क्या उठता है भाई? सवाल ये उठता है कि ये जो कमोडिटी निवेश का दायरा बढ़ा रहे हैं अपने ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में, उससे बेटर डाइवर्सिफिकेशन या बेटर आउटकम निकलेगा या फिर ये पूरे प्रोसेस को, स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स कर देगा? सवाल बहुत सारे हैं और जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं कैपिटल माइंड म्यूचुअल फंड के सीईओ दीपक शिनोय। दीपक, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच स्वाति जी। देखिए, मैंने जब चेक किया, अभी बाज़ार में करीब 33 मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। आप जो लेकर आए हैं, अभी एनएफओ पीरियड में चल रहा है, वो 34वां 34th है ये। अगर नंबर्स पे देखें तो ये इन 33 में गोल्ड और सिल्वर को मिलाकर जो एवरेज एक्सपोजर है वो 17.4% है इन 33 फंड्स में। साथ ही 33 में से 20 फंड में रिट्स और इन्वेस्ट में एक्सपोजर है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 1.6% है। अब प्रैक्टिकल सेंस में अगर देखिए आप, तो जो डाइवर्सिफिकेशन आ रहा है मल्टी एसेट एलोकेशन में, वो गोल्ड और सिल्वर से ही आ रहा है, बाकी कहीं से नहीं आ रहा है। ऐसे में आप लेकर आ रहे हैं एक फ़ंड उसी कैटेगरी में जहाँ पर कह रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर होगा, लेकिन इसके अलावा जिंक भी होगा, कॉपर भी होगा, एल्युमिनियम भी हो सकता है। आपको लगता है कि जेन्युइनली एक गैप था इस कैटेगरी में जिसको आप फिल करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल स्वाति जी, मैं ये कहूँगा कि जब अगर कमोडिटी में कोई इन्वेस्ट करता है, अभी गोल्ड और सिल्वर का वक्त है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर मतलब काफ़ी ऊपर उठे हैं लास्ट 1 ईयर में। सिल्वर का रिटर्न करीबन 95% था लास्ट ईयर आई थिंक, और गोल्ड का भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन हमेशा से नहीं ऐसा आया है कि ऐसे अगर 2021 में देखें, एक साल कोविड के बाद गोल्ड एक्चुअली गिरा था कुछ करीबन 2% के अबाउट को 2% डाउन था गोल्ड, और सिल्वर भी अबाउट 11% डाउन था। तो उस टाइम पे अगर मैं गोल्ड और सिल्वर की बात करता तो आप कहते हैं कि देखो दीपक, निफ्टी ने 38% दिया है, आप किस गोल्ड और सिल्वर के पीछे के बारे में बात कर रहे हो? और अगले साल ही निफ्टी का रिटर्न थोड़ा सा कम था, और बाकी जो गोल्ड और सिल्वर तो ठीक ही थे, लेकिन निफ्टी के मुकाबले थोड़ा अच्छे थे इन कंपैरिजन। तो हर कमोडिटी और हर एसेट क्लास का वक्त होता है, और कभी कभी साइकिल्स में जाते हैं ऊपर नीचे। हर साल में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यही ऊपर करेगा और यही नीचे आएगा। और कमोडिटीज़ में भी गोल्ड और सिल्वर प्रेशियस मेटल्स के हिसाब से उनकी डिमांड एक तरह की होती है, लेकिन जो बाकी सारी कमोडिटीज़ है जिसके बारे में आपने कहा, जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक है, कॉपर है, इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ हैं। इंडस्ट्रियल कैपेक्स साइकिल के टाइम पे उनका आई थिंक सबसे डिमांड बेटर हो जाएगा और सबसे ज़्यादा डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। और जब इंडस्ट्रियल कैपेक्स खत्म हो जाती है तो यूजली उनका अबाउट 2-3 ईयर लाल पीरियड आता है, फिर 2-3 ईयर बढ़ता है, तो उनका एक साइकिल होता है। गोल्ड और सिल्वर का भी एक साइकिल होता है। गोल्ड और सिल्वर 4-5 साल कुछ नहीं करते हैं, और 2-3 साल बहुत अच्छा करते हैं, फिर 4-5 साल तो, लेकिन इनके साइकिल्स ओवरलैप नहीं होती हैं कि कभी कभी गोल्ड अच्छा नहीं कर रहा होता है तो क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस या, और उनके रीजंस भी अलग होते हैं। जैसे क्रूड ऑयल का अभी का रीज़न ये है कि कोई शायद ईरान में वॉर हो जाएगा। 3 साल पहले यूक्रेन वॉर की वजह से क्रूड ऑयल वॉज द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास इन 2022। फिर एल्यूमिनियम और कॉपर का इसलिए है कि अच्छा ईवी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एरोस्पेस में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, डेटा सेंटर बन रहे हैं, इनमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। तो आपका अगर आपने वैसे भी अपने आप को डाइवर्सिफाई ही करना था, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का मेन लॉजिक यही है कि आप डाइवर्सिफाई करिए एक ही फंड के जरिए, और उस फंड में आपके पास सारे एसेट्स के इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। और जब आप गोल्ड और सिल्वर को अच्छा दिख रहे हो तो ये फंड, हमारा जो फंड है उसमें हम गोल्ड और सिल्वर में रहेंगे। लेकिन चलिए कोई और कमोडिटी बेटर कर रहा है अगर अपने प्राइस ट्रेंड्स या इसमें, तो उस हिसाब से हम उनको भी उन कमोडिटीज़ को भी एलोकेशन देंगे जो
कंपैरेटिवली अच्छी कर रही है। लेकिन यही तो सबसे बड़ा ट्रिक होता है, राइट? अभी तक जितने भी बाकी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हैं, मुझे नहीं पता कि क्यों उन्होंने अभी तक इन बाकी कमोडिटीज़ को अपने पोर्टफोलियो में शामिल नहीं किया, या फिर किया भी होगा तो शायद इतना छोटा रखा है वो पूरा हिस्सा कि वो नज़र में आपके नहीं आता है। आई थिंक जो चैलेंज यहाँ पर है कि वो साइकिल पकड़ना, जो किसी भी निवेशक के लिए होता है और आप किसी फंड मैनेजर के लिए भी हो सकता है। कैसे पकड़ेंगे वो साइकिल आप? बिल्कुल, आई थिंक एक तो है कि हम एक तरह से हमने अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करी, मतलब हमने कहा कि देखो हम ये करते अगर पहले तो क्या नतीजा निकलता। एक तरह से दो चीज़ें हमने देखनी थी। रिटर्न तो खैर रिटर्न ही है, बट उससे ज़्यादा हमें रिस्क का देखना है जी। कि क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि जिसमें रिस्क बढ़े ना, मतलब या फिर किसी तरह से रिस्क को कम करना है। क्योंकि अगर आपका गोल्ड और सिल्वर अच्छा नहीं कर रहा है तो आपकी जो कमोडिटी है, सॉरी एसेट क्लास है, जैसे इक्विटी है, उसकी रिटर्न अच्छी है, तो गोल्ड और सिल्वर अगर कम उन रिटर्न दे रहे हैं तो वो पूरी रिटर्न को नीचे ड्रैग करेंगे। तो आपको एक तरह से आपका रिटर्न थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाता है। लेकिन उसमें ये ज़रूर है कि आपको ये करना है कि अगर आप किसी और कमोडिटी में इन्वेस्ट करें, क्या उस रिटर्न को थोड़ा सा और नॉर्मलाइज किया जा सकता है? इज़ इट अ बेटर ओवरऑल रिटर्न एंड लेस विथ लेसर रिस्क, लेसर वॉलेटिलिटी? वो मेन चीज़ है कि मिनिमम 35% इक्विटी होगा, ओके। मिनिमम 10% कमोडिटी होगा, लेकिन कमोडिटी का 55% तक कमोडिटी हम जा सकते हैं एट द एक्सट्रीम। Okay. हम 80% इक्विटी तक जा सकते हैं ऑन द एक्सट्रीम। तो मैं कमोडिटीज़ पे आती हूँ, क्योंकि वो आपका अभी तक के लिए एटलीस्ट वो आपका डिफरेंशिएटर है आपके फंड का, जितने भी एग्जिस्टिंग मल्टी एसेट एलोकेशन है। क्योंकि हम रिटर्न के बारे में बात नहीं करते, हम एक मोटे तौर पे कह रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस रही है मल्टी एसेट एलोकेशन की बीते 5-6 सालों में, एक साल छोड़ दीजिए तो बाकी हर साल, इवन कैलेंडर ईयर वाइज भी प्रिटी इम्प्रेसिव, नंबर्स पे नहीं जाते हैं। तो जिन फंड हाउस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ये इस कैटेगरी के फंड हैं, उन्होंने इसी एलोकेशन के साथ थोड़ा इक्विटी, थोड़ा डेट और थोड़ा गोल्ड सिल्वर रिट्स इनविट्स को मिला के एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड दिया है रिटर्न के मामले में। आप कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि कभी इक्विटी अच्छा करे या और गोल्ड सिल्वर अच्छा ना करे, तो नॉर्मली एसेट एलोकेशन यही होता है। हमने अभी तक यही सुना ही है कि इक्विटी जब अच्छा नहीं करेगा तो गोल्ड संभालेगा, गोल्ड अच्छा नहीं करेगा तो फिर इक्विटी आपको देख लेगा, तो आपके जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं बाकी कमोडिटी का भी ट्रेंड देखूंगा और उसके हिसाब से मैं मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूंगा। इससे रिस्क कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा पोर्टफोलियो में? तो ये एक तरह से आई थिंक रिस्क को कम करने का रीज़न है, नॉट ज़्यादा। मैं अब पहले बताता हूँ कि पहले अगर हम कहते थे कि इक्विटी और डेट में ही करो, क्योंकि जब इक्विटी अच्छा नहीं करता है तो डेट संभाल लेता है। फिर हमने गोल्ड को भी, हमने गोल्ड को हमेशा हम लोग हेज के तौर पे देखते आ रहे थे, अब लेकिन शायद वो नज़रिया बदल रहा है। तो मैं कहता हूँ अगर ये जो सारी कमोडिटीज़ हमने ऐड करी हैं वो इसलिए ऐड की हैं कि इनमें लिक्विडिटी आ गई थी। अब यही चीज़ अगर आप क्रूड ऑयल को देखिए, किसी और चीज़ को देखिए, पहले उतनी लिक्विडिटी नहीं थी उन प्रोडक्ट्स में, तो हमें पता नहीं था कि देखिए हम खरीद तो लेंगे लेकिन बेचेंगे कैसे, और जब बेचेंगे तो दूसरी तरफ से हमें कोई 10% कम में अगर बायर नहीं है तो नहीं फिर है आपको तो शायद ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये लिक्विडिटी का इशू था, जी। लेकिन पिछले 4-5 साल में वो काफ़ी कुछ सॉल्व हो गया है और लिक्विडिटी आ गई है इन मार्केट्स में। तो अभी हमें लगता है कि देखिए हम अगर 50 करोड़ का कुछ खरीदेंगे तो 50 करोड़ का बेच भी पाएंगे। तो एक तो वो है कि रिस्क, लिक्विडिटी का जो रिस्क था वो कम हो गया। अब जब लिक्विडिटी का रिस्क कम है तो एडिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड एडिंग अदर कमोडिटीज, इससे एक्चुअली रिस्क कम होता है। हमने जब कहा कि 2 से 4 कमोडिटीज होंगी हमारे पोर्टफोलियो में, तो 2 से 4 मतलब हमारे पास यूनिवर्स ऑफ 8-9 कमोडिटीज़ हैं, वो 2 से 4 जो कमोडिटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग कमोडिटीज़ होंगी, तो उन्हीं कमोडिटीज़ पे काम होगा। तो आपका एक्चुअली क्या होता है कि एक तरह से रिस्क बढ़ जाता है इन सारों में, और रिटर्न प्रोफाइल जो है ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। तो दैट इज़ द लॉन्ग टर्म रिटर्न प्रोफाइल इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। तो एक चीज़ है कि अगर आप 2 चीज़ों को काउंटर बैलेंस के लिए रखें तो उसकी सिस्टम की स्टेबिलिटी एक चीज़ होती है कि एक जब नीचे जाए दूसरा ऊपर जाएगा। अब आप तीसरे पॉइंट को ऐड करिए, सिस्टम की स्टेबिलिटी और इंक्रीज होती है।
आप अगर 10 पॉइंट को ऐड करें तो सिस्टम की एबिलिटी और स्ट्रांग हो जाती है। अपसाइड में आपको शायद उतना अपसाइड नहीं मिलेगा। जब सिल्वर 95% गया है, कोई मल्टी एसेट फंड 95% नहीं गया ऑफ कोर्स। इक्विटी गया 40% 2021 में, किसी मल्टी एसेट फंड ने 40% नहीं किया, हम कम ही किया हुआ है। तो आपका ऊपर अपसाइड में रिटर्न कम हो जाता है, लेकिन जो डाउन साइड कोविड में अगर -38% था आपके निफ्टी 500 में, तो आपके मल्टी एसेट फंड्स ने कम ही किया। हमारे मॉडल खुद के बैक टेस्ट ने सिर्फ 15% दिखाया उस टाइम पे, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि बाकी सारी कमोडिटीज़ ने उसको काउंटर बैलेंस करके कम कर दिया था। तो एक तरह से सिस्टम स्टेबिलिटी और रोबस्टनेस। तो इसमें क्या होता है कि लोग एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी से डर जाते हैं। अगर आप एक फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और उस फंड को आप 35% डाउन देखते हैं, तो आपको लगता है कि आप SIP यहाँ पे बंद कर देनी चाहिए। राइट। आगे देखते हैं क्या होगा। आपने उस सेविंग पोटेंशियल को कम कर दी उस टाइम पे कि जब ज़्यादा खरीदने के मौके थे आपके सामने। हाँ, तो वो जो अगर डर है, उससे क्या होता है कि इन्वेस्टर का बिहेवियर चेंज हो जाता है। Yeah. कि इन्वेस्टर का बिहेवियर है कि मैं 100 रुपये डाले, अब 100 रुपये का सिर्फ 65 रुपीज़ बचा है और नहीं डालता हूँ पैसा, कहीं और डाल देता हूँ, शायद मैंने फिक्स डिपॉजिट में डाले, कुछ किसी और चीज़ में डाले। मैं जब वापस आया वो 65 का ऑलरेडी 130 हो चुका था। और फिर मैंने कहा कि देखो अब ये फंड अच्छा है, मैं लेकिन मिस कर दी वो सारी 65 से 130 इंक्लूडिंग माई एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स। ये जो बिहेवियर गैप है कि इन्वेस्टमेंट ने तो 30% बना लिया, आपने दिखाया, आपने जब अपने अकाउंट को देखा उसमें 5% ही निकला, तो आप कह रहे हो मेरे लिए तो इस इन्वेस्टमेंट ने कुछ नहीं किया, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि आपने अपना इन्वेस्टमेंट ही रोक दिया था। राइट। अगर उस बिहेवियर को हमने चैलेंज करना है तो यही करना है कि देखिए 35% अगर इक्विटी गिरे तो आपका पोर्टफोलियो 35% नहीं गिरना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि यूजली इक्विटी और डेट में ही रखो। अगर 50% आप म्यूचुअल फंड में फिक्स डिपॉजिट में रखो, 50% आप इक्विटी वाली फंड में रखो। आपका 50 रुपया 30% अगर मार्केट नीचे गिर गया, आपका 50 रुपया जो इक्विटी में वो 35 रुपीज़ हो जाएगा। आपका 50 रुपये जो डेट में, वो डेट के हिसाब से 6% ऊपर 53 रुपये हो जाएगा, 53 रुपीज़। सो 53 + 35 इज़ 88। तो आपका पोर्टफोलियो गिरा 12%, मार्केट गिरा 30%, आपका पोर्टफोलियो गिरा 12%। आप फिर भी कह रहे हो कि देखो मैं एटलीस्ट गिरा लेकिन कम गिरा मार्केट से, तो मेरा इन्वेस्टमेंट चालू रहेगा। इसमें लेकिन कमोडिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, और अगर आप कह रहे हैं कि आप 3 महीने पर चर्न करेंगे या देखेंगे, क्योंकि सिल्वर का जो हमने प्राइस मूवमेंट देखा है बीते 6-8 महीनों में, मतलब वो इतनी तेज़ी से भागता है कि लोगों को वक्त ही नहीं मिलता कि उसको हम अब ले लें, और फट से गिरता है। और जब गिरता भी है तो मतलब ऐसा नहीं कि 1% 2% गिर रहा है, वो अच्छा खासा करेक्शन देखता है। ऐसे में मुश्किल नहीं होगा ट्रेंड, मतलब सिल्वर को मैं बाकी, क्योंकि मैं कमोडिटीज़ फॉलो नहीं करती हूँ डायरेक्टली, लेकिन क्रूड या फिर बाकी में किस तरीके का मूवमेंट रहता है? क्या इतनी ही ज़्यादा अगर वहाँ पर रहेगी वोलेटिलिटी, देन हाउ वुड यू कैप्चर द ट्रेंड एंड हाउ वुड यू टेक एडवांटेज कि ये स्पाइक जो आया है इसको मैं पकड़ लूँ? जो स्पाइक्स आती है वो एक्चुअली यूजली ट्रेंड के एंड में आती हैं। एंड सिल्वर में ऑनेस्टली जो स्पाइक आया है वो 40 साल के बाद आया है। तो 40 साल में एक बार ये इतनी स्पाइकिंग और इतनी चेंज वाली कमोडिटी। गोल्ड में देखिए मैक्सिमम 3-4%, 5%, 6%, कॉपर में 10% हो सकता है ऊपर नीचे, बट हमें पता है कि ये वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स हैं जी। तो हम उतनी ही एलोकेशन देते हैं जितनी उसकी वॉलेटिलिटी अलाउ करती है। ये जो 30% वाले दिन है वो करीबन 40 या 30-40 साल में एक बार आती है। अगर आप सिल्वर को ही देखें, दिसंबर में एक प्राइस था, उस प्राइस का नियरली डबल हुआ जनवरी में। जनवरी के एंड तक वो ऊपर वाली प्राइस से 30% नीचे आया। आज फरवरी है, फरवरी के एंड में वी आर 20% हायर देन दिसंबर। मतलब इस क्वार्टर में इतनी वॉलेटिलिटी थी, लेकिन इस क्वार्टर में ऑलरेडी हम 20% आगे हैं दिसंबर से। तो जिस वॉलेटिलिटी के आपके बात कर रही हैं, एक्चुअली उसी वॉलेटिलिटी में प्रॉफिट भी हुआ है 20%, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट देखें। आखिरी 2 सवाल दीपक। NFO है और हमेशा एक ये मानना रहा है सभी का कि क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड, और आपका खासकर ये जो फंड है ये एक नई चीज़ ऑफ़र कर रहा है, और इसलिए हम शायद इस पर बात भी कर रहे हैं कि इसमें नई चीज़ ऑफ़र की जा रही है। अब इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, और तो आप जब किसी निवेशक को अगर सीधे से उनसे बात कर रहे हैं तो क्या कहेंगे, क्यों इस NFO में किसी को या किसी निवेशक को इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इस स्वाति जी, इसी वजह से हमने वो सिस्टमेटिक एलोकेशंस करी है, क्योंकि जो हमने सिस्टम्स बनाए हम उनको टेस्ट कर सकते हैं कि क्या हम यही चीज़ 2015 में करते, 16 में करते, तो
3 साल बाद क्या रिजल्ट होता, जी 4 साल बाद क्या रिजल्ट होता, अब तक होल्ड करते तो क्या रिजल्ट होता। तो हमने उस बैक टेस्ट को उसके नोट्स को भी पब्लिश किया हुआ है कि किस चीज़ में कितनी एलोकेशन होती पास्ट में, अभी और दिसंबर 2025 के हिसाब से, और व्हाट वुड बी द रिटर्न्स और द परफॉर्मेंस Performance, हाँ। विथ रिस्क। क्या आपने परफॉर्मेंस तो देख ली, चलिए परफॉर्मेंस जो भी है, मतलब परफॉर्मेंस तो हम अच्छी दिखाएंगे, बैक टेस्ट में कोई बुरा बैक टेस्ट तो दिखाता नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस के आप छोड़िए, लेकिन आप रिटर्न्स के बारे में देखिए, रिस्क के बारे में, कि कोई अगर -38% आपने देखा है इक्विटी में, उसी वक्त आपका नेगेटिव कितना था? नेगेटिव था ज़रूर, जी। आप, हम ये नहीं बोलेंगे कि हम जीरो थे या फिर हम फ्लैट थे, आपने देखा ज़रूर, लेकिन उस टाइम पे -15% था। हमें ये लग रहा है कि देखिए -15% सहा जा सकता है, -38% में दिल बहुत दुखता है। सो -15% अगर है तो शायद इस सिस्टम में कुछ दम है। कि आजकल बहुत लोग जो थोड़े से इवॉल्व्ड इन्वेस्टर होते हैं वो खुद से मैनेज करना चाहते हैं एसेट एलोकेशन, लेकिन वहाँ पे दिक्कत ये होती है जब पोर्टफोलियो रीबैलेंस करते हैं वो, तो बेचना और ख़रीदना उस पर हमेशा टैक्स का एंगल आ जाता है। तो एक तो ये कन्वीनियंस है आपके सामने कि आप खुद ही फंड हाउस बेच रहा है, ख़रीद रहा है, आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। इसके अलावा कोई और भी एडवांटेज है? हाँ बिल्कुल, आई थिंक वो टैक्स का जो एडवांटेज है, आई थिंक समटाइम्स हम अंडररेट करते हैं उसको। मैं कहता हूँ एक चीज़, मैंने आपसे ये कहा कि 2025 में सिल्वर का प्राइस 95% ऊपर चला गया, और अब दिसंबर से अब तक 20% और है। तो अब समझिए कि आपने सिल्वर लास्ट ईयर जनवरी में खरीदा हो, मतलब बाय मिरेकल, अब आपको लग रहा है आपने 1000 रुपये डाले, अब उसका प्राइस है 2200 रुपये और 2300 रुपये जो भी है। अगर मेरे पास 2300 इतना प्रॉफिट है, तो क्या अब सिल्वर शायद नीचे चला जाएगा यहाँ से, या फिर यहाँ से फ्लैट ही रहेगा, इसको बेच देते हैं। लेकिन आपका सीए आपको फ़ोन करके कहता है कि देखिए 40% टैक्स लगेगा, आप देख लो। आपने कहा यार 1400 रुपये में 40% मैं गवर्नमेंट को दे दूँ, मैं मतलब इसमें फ़ायदा क्या होगा? तो मेरा पोस्ट टैक्स रिटर्न तो बहुत कम हो जाएगा। तो क्या मैं चलो एक और साल रख देता हूँ, क्योंकि 2 साल बाद सिल्वर का ETF लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है, आपको 2027 जनवरी तक रखना है, एक और साल ही है, 9-10 महीने, पर आप एक्टिव हो, आप जानते हो कि शायद तब तक ये जो प्राइस है तब तक गिर जाएगा, जी। और मेरा जो 140% का गेन है वो 100 मे बी 50% हो जाएगा। क्या मैं बेचूं इसको अभी और टैक्स भरूं? क्या मैं एक और साल वेट करके 12% का मतलब ट्राई करूं? लेकिन दोनों तरफ आप टैक्स ही दोगे। इन चॉइसेस में हम जब करते हैं, हमारे पास चॉइस सिर्फ ये होता है कि क्या हमें लगता है कि प्रोडक्ट का प्राइस गिरने वाला है या गिर रहा है। हमें, क्योंकि एज अ म्यूचुअल फंड, कोई मल्टी एसेट फंड अपने आप से जब ये रीबैलेंस करते हैं तो टैक्स नहीं होता है इम्पैक्ट, तो हमें वो इम्पैक्ट हमारे डिसीजन मेकिंग में ही नहीं आता है कि टैक्स का अगर कोई ये प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये कि आप जब किसी मल्टी एसेट फंड को होल्ड करते हो, आप समझते हो कि देखिए आपने सिल्वर एलोकेशन ज़्यादा रखा, तो आपको जब लगा कि सिल्वर प्राइस कम होने वाला है, प्राइस ट्रेंड दिख रहा है आपको कि कम हो रहा है, तो आपने अपनी पोजीशन ऑटोमेटिकली ही कम कर दी जी। इस वजह से ना मेरा टैक्स हुआ, ना मेरा डिसीजन मेकिंग गया। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है कि ना मैंने डिसीजन मेकिंग की और ना मुझे टैक्स लगा, इन दोनों का जो एडवांटेज है वो मल्टी एसेट एलोकेशन में। किस तरह के इन्वेस्टर को टारगेट किया जा सकता है, या फिर किन्हें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए आपके हिसाब से? सो एक्चुअली मैं ये कहूँगा, ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी ब्रॉड है, ब्रॉड नंबर ऑफ पीपल के लिए, लेकिन कुछ लोगों को नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, पहले उनमें जी ध्यान दूंगा। जो इक्विटी से बहुत लगाव रखते हैं, उनको इक्विटी के रिटर्न सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। वो इक्विटी वाले बोलेंगे देखिए इक्विटी में तो मुझे 50% आ गया, आपने मुझे 25% दिए। तो हमने कहा कि देखो ये ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो जिनको सबसे ज़्यादा वाली रिटर्न चाहिए, तो वो आप फिर इक्विटी में जाएं या फिर कमोडिटी में खुद जाएं, वो वाला पार्ट अलग है। दूसरा, जिनको रिस्क से बहुत डर लगता है, मल्टी एसेट नो रिस्क वाले फंड्स तो नहीं होते।
रिस्क लो है पर रिस्क है। तो अगर आप उसको मंथली इनकम की वजह मतलब के से ट्राई करें कि देखिए हम मल्टी एसेट में इन्वेस्ट करेंगे, हर महीने हम अपना SWP निकाल रहे हैं हाँ, यहाँ से फिर। नहीं, ये वाला हमारा फंड तो ऐसा नहीं है। हमारा फंड है आपको 3 साल से और ऊपर यू हैव टू हैव अ इन्वेस्टमेंट होराइजन। तो आपने अगर मल्टी एसेट चूज करना है विच इज डिफरेंट इन स्टाइल, हैज़ वेरी डायनामिक एलोकेशंस, तो ये वो उनके लिए। मैं तो कहता हूँ अगर मुझे अपने फंड्स में अगर मुझे अपने मदर को या उनके जनरेशन को किसी को बताना हो कि देखिए आपको किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है, तो इक्विटी रिस्क तो एक चीज़ होती है, ये इक्विटी रिस्क से थोड़ा सा कम है वॉलेटिलिटी के हिसाब से। सो आई थिंक दैट इज़ अ बेटर प्रोडक्ट फॉर देम टू हैव सम इन्वेस्टमेंट इन। और इसमें फिर हमको सेपरेटली गोल्ड और सिल्वर और बाकी सारी अलग चीज़ें अलग नहीं जगहों पे आपको खुद से एक्सपोजर नहीं लेना पड़ता। मुझे ये भी लगता है कि थोड़ा जो मैच्योर इन्वेस्टर है, जो इक्विटी ऑलरेडी ट्राई कर चुका है, ठीक ठाक उसमें ऑलरेडी एक्सपोजर है, वो मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी को जिन्होंने कमोडिटी को अभी तक टच नहीं किया है, गोल्ड और सिल्वर को छोड़ के, वो तो हम लोग आई थिंक बचपन से ही किसी न किसी तरीके से गोल्ड और सिल्वर में हाथ लगा के रखते ही है। लेकिन जो बाकी कमोडिटी को जिन्होंने कभी टच नहीं किया है, अगर वो चाहते हैं एक बार थोड़ा सा देखना कि ये कैसे काम करता है, धीरे धीरे समझना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक बार टाइम होराइजन का भी है। देखिए मैं खुद अपने इन्वेस्टमेंट्स में मेरे पास करीबन 9-10 साल हैं और मेरे रिटायरमेंट में, तो उस 10 साल में अगर मुझे 10 साल के बाद का होराइजन है तो मैं फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करूँगा। तो कहूँगा ठीक है, अभी लॉन्ग टर्म है तो सिर्फ इक्विटी का एक्सपोजर लिया जा सकता है। मेरे बेटे के स्कूल कॉलेज फीस का जो अगर मैंने पोर्टफोलियो गोल रखा हुआ है वो तकरीबन 4-4.5 साल में उसका एंड पॉइंट है, तो उसके लिए मैं मल्टी एसेट में करूँगा इन्वेस्ट। और अगर जो मेरे माई ओल्डर सन इज इन कॉलेज, तो उसकी फ़ीस देने के लिए मुझे आई नीड फॉर द शॉर्ट टर्म, तो मैंने उसको हमारा आर्बिट्राज फंड का भी एनएफओ चल रहा है, तो मैंने वो फंड्स हमने आर्बिट्राज फंड में रखे हुए हैं। तो इट्स अ time based approach also, and it's also a type of goal based approach also. Absolutely. Thank you so much दीपक। काफ़ी डिटेल में हमने कैपिटल माइंड के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में बात की है, लेकिन आई एम श्योर आपके दिमाग में सवाल बहुत सारे आ रहे होंगे। तो वो सवाल कहाँ भेजने हैं? आपको सवाल नीचे कमेंट करना है, या फिर आप उस सवाल को मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। आई विल मेक श्योर कि दीपक उन सवालों के जवाब दे आपको बाद में। और फिलहाल के लिए इतना ही। याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.